हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं साइंस का 20 ऐसे क्वेश्चन जो आपके इम्तिहान में बहुत ज़्यादा चांस है टकराने का, क्वेश्चन आने का। तो इस वीडियो को बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है और आपको 20 में कम से कम तो 15 तो सही करना ही मांगता है। अगर आप साइंस बेहतर तरीके से पढ़ रहे हो तो खुद से निरीक्षण करना, सेल्फ मतलब क्या बोलते हैं, जांचना है, खुद का जांचना है कि कितना मेरा सही हो रहा है। ठीक है ना। तो चलिए देखता हूँ आज आपकी तैयारी कितनी है और कितनी आपकी जो है तैयारी अब तक हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आपने सही बनाया। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पूरी वीडियो देखिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए वीडियो है, 20 क्वेश्चन है मात्र। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। बहुत इजी है। सिल्वर क्लोराइड NaCl इसको कहते हैं ना, NaCl कहते हैं, हाँ सॉरी AgCl कहते हैं, AgCl सिल्वर क्लोराइड। इसका रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो याद कीजिएगा सिल्वर क्लोराइड इसका रंग होगा कैसा, श्वेत। ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। ठीक है ना। एक होता है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, AgI सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। ये दोनों एग्जाम में सवाल आ चुका है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, और सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है ना। दोनों इम्तिहान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड CHO ये अभिक्रियाशील मूलक किसका है, इसको क्या कहते हैं, किसका अभिक्रियाशील मूलक है। क्या ये एल्डिहाइड का है, अल्कोहल का है, कीटोन का है। तो CHO जो है ना, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक कहते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए एल्कोहल, तो एल्कोहल का क्या होगा, सिंगल बॉन्ड OH होता है। ये भी आपको याद करना है। कीटोन का क्या होता है, CO। ठीक है। एक होता है अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अम्ल कहते हैं, अम्ल भी याद करेंगे COOH। वैसे इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। ओके, तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश जो करंट जाता है, क्या होता है विद्युत आवेश कैसा मात्रक। देखिए ऑप्शन को देखते हैं। तो वोल्ट जो है किसका मात्रक होता है, ये होता है विभवांतर का मात्रक। याद होना चाहिए आपको, ये विभवांतर का मात्रक होता है, वोल्ट होता है। ओम आपको पता है प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। ठीक है ना। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है ना। याद कीजिएगा Q बराबर है ना, एक होता है I बराबर Q/T, ये फॉर्मूला है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, यानी कि कूलाम बराबर समय गुना विद्युत धारा। ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। नेक्स्ट है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो का काम क्या है। डायनमो आपने देखा होगा जनरेटर में लगा रहता है डायनमो बेसिकली। तो वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर का भी वही काम है ना। जब को उसको घुमाते हैं तो वो एक यांत्रिक ऊर्जा देता है और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो डायनमो भी क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन ये एक हार्मोन है। ये क्या है, एक हार्मोन है, नर लिंग हार्मोन। इसको बोलेंगे नर लिंग हार्मोन बोलेंगे, यानी कि मर्दों में पाया जाने, मर्दों के लिंग में पाया जाने वाला हार्मोन है नर लिंग हार्मोन। ठीक है ना। और ये टेस्टोस्टेरोन ये जो हार्मोन है, ये कहाँ से निकलता है, तो विरसन से निकलता है। कहाँ से निकलता है, ये विरसन से निकलता है। विरसन क्या है, ये एक ग्रंथि है, नर जनन ग्रंथि बोलते इसको। तो टेस्टोस्टेरोन विरसन से निकलता है। विरसन से एक और निकलता है हार्मोन जिसको कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन भी कहते हैं, मतलब दूसरा टाइप का हार्मोन हो गया एंड्रोजन। उसी प्रकार अंडाशय से भी हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन। तो आपको याद करना है, अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, नर, ये बोलेंगे मादा हार्मोन है, मादा हार्मोन या मादा लिंग हार्मोन बोल सकते हैं। क्लियर। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना बच्चों। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। जब हम फल खाते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, आपने फूल का पढ़ा होगा है ना, पुंकेसर, परागकोश, परागकण,
पंखुड़ी, ठीक है ना। उसके बाद फिर अंडाशय है। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ये अंडाशय ही जो है फल में बदल जाता है, जिसको हम खाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद करना है कि पुंकेसर फूल का जो है नर भाग है और स्त्री केसर क्या है? मादा भाग है। पुंकेसर नर भाग है, स्त्री केसर मादा भाग है। अगला क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? हम अक्सर देखते हैं तालाब के पास अगर नहाने के लिए जाओगे तो पानी एकदम पूरा साफ रहता है ना, और लगेगा बहुत कम गहरा है। जितना आपको दिख रहा है एक्चुअल में उतना गहरा नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है गहरा, ठीक है ना। तो हमको लगता है बहुत कम गहरा है, तो जो भी गहराई हमको दिख रहा है एक्चुअल वो गहराई उतनी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा गहरा है वो है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन कारण। किस कारण होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पेड़ पौधे में जो भोजन बनता है, और भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियों में बनता है ना, पता है ना, पत्तियों में भोजन बनता है। भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। तो भोजन बनने के बाद जमा कहाँ होता है? हाँ, कहने का मतलब है कि पत्तियों में जो भोजन बन जाता है तो वो किस रूप में जमा रहता है ना। तो भोजन जमा रहता है स्टार्च के रूप में रहता है। याद कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक एंगस्ट्रम, एक इसको पढ़ेंगे एंगस्ट्रम, क्या पढ़ेंगे? एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम, तो एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो याद करेंगे 10 पर पावर माइनस 10, ये है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। 10 पर पावर माइनस 10 मीटर जो है एंगस्ट्रम का मान होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? किस में मैग्नीशियम पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। मैग्नीशियम किसे पाया जाता है? मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। क्या ये धातु है। अब ये कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरो है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल की वजह से जो है पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। जो पेड़ में जो हरापन है वो क्लोरोफिल के कारण है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल का काम क्या है? इसका काम क्या है? प्रकाश का, है ना, अवशोषण करना, प्रकाश को खींचना। भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है, जाइलम के द्वारा जल आता है, फिर पत्तियों के द्वारा जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, ठीक है ना। और उसके अंदर जो पहले से मौजूद है क्लोरोफिल, ये सब मिलकर भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोफिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका अदा करती है प्रकाश को खींचने में, प्रकाश को अवशोषित करने में, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। एक धातु मैग्नीशियम पाया जा रहा है पौधों में, एक और धातु है जो आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में एक धातु पाया जाता है जिसको बोलते हैं लोहा। लोहा जो है कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। नेक्स्ट है, सोडियम के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अब ये संयोजी सेल आपको याद करना बच्चों। संयोजी सेल क्या होता है? संयोजी सेल को बोलते हैं आखिरी सेल। क्या कहते हैं? आखिरी सेल इसको कहते हैं। संयोजी सेल को हम क्या बोल सकते हैं? आखिरी सेल बोल सकते हैं। तो सोडियम अगर दिया हुआ है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? 11 है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता है तब तो आराम से बना लीजिएगा, समझ में भी आ जाएगा। नहीं तो आपने पढ़ा भी जरूर होगा कि 2, 8, 18, 32 के रूप में हमको तोड़ना है इसको। 2, 8, 18, 32, ठीक है ना। तो सोडियम का आखिर में 11 है, इसको तोड़ेंगे 2, 8, पहला में 2 होना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा, दूसरा में 8 ही होना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा। 8 से कम हो सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कितना बच गया? 1। अब जो 1 है तो 1 लास्ट में लिख देंगे। तो आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, इसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें ऑक्सीजन की, क्या होगा? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है, परमाणु संख्या 2 और 6। तो ऑक्सीजन का कितना होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन? 6 हो जाएगा। क्लोरीन की बात करते हैं तो 2, क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। 2, 8, 7, आखिर में कितना है? 7 है। तो जो आखिर वाला होगा वही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ई, संयोजित सेल, यानी कि आखिरी सेल। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे आसान यौगिक
यौगिक पढ़ेंगे आप हाइड्रोकार्बन में एथेन, मीथेन, प्रोपेन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, बहुत सारा है, ठीक है ना। सबसे इजी कौन है? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, बहुत इजी है। तो सबसे इजी कौन हो गया? मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक है, ठीक है। वैसे आप इथेन को भी पढ़ सकते हैं, C2H6 होगा, प्रोपेन का होगा C3H8 हो जाएगा, ब्यूटेन का होगा C4H10। देख सकते हैं यहाँ पे 2 का दुगुना से 2 ज़्यादा हो रहा है, 3 का दुगुना से 2 ज़्यादा, 3 दूना 6 और 2 ज़्यादा 8, 4 दूना 8 और 2 ज़्यादा 10। ये फॉर्मूला है, ठीक है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा जनन 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जहाँ पे कोई मादा नर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, और लैंगिक जनन में मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। तो अलैंगिक जनन का एक हिस्सा है द्विखंडन, है ना, मुकुलन, अपखंडन, पुनरुद्भवन, पढ़े होगे बहुत सारा है ना। तो द्विखंडन किसमें होता है? तो देखिए पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में होता है, लिस्मैनियम में भी कहीं कहीं द्विखंडन होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर तीनों को टिक करेंगे कि तीनों में द्विखंडन विधि होता है। जैसे बात करें मुकुलन, तो मुकुलन वाला याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। मुकुलन किस में होता है? तो हाइड्रा में, है ना। मुकुलन विधि हाइड्रा में होता है और इस्ट में होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद करना है, मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में और इस्ट में होता है। नेक्स्ट है, किसे आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? आनुवांशिकी मतलब एक ऐसा गुण हम जीवों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से होकर उसके बच्चों में जाता है, उसको बोलते हैं आनुवांशिकी या आनुवांशिकता या आनुवांशिक गुण बोले। तो आनुवांशिकी का जो जनक है किसने दिया, मतलब आनुवांशिकी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो बहुत ताज्जुब वाली बात है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत पहले बताया था, करीब करीब 1866 में इन्होंने आनुवांशिकता के बारे में बता दिया था। लेकिन वैज्ञानिक लोग, जब इनका इंतकाल हो गया, जब ये मर गए, इनके बाद जो वैज्ञानिक आए बहुत खोज करता, मतलब ध्यान नहीं दिया। 1900 में जाके वैज्ञानिकों ने छानबीन किया, देखा तो पता चला हाँ भाई ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने बिल्कुल सही अपना जो है बताया है आनुवांशिकता के बारे में। इन्होंने एक किताब भी लिखा था, बहुत लंबा चौड़ा नाम उसका है, पढ़े होंगे। और सबसे पहला जो प्रयोग किया था, किस पे किया था? मटर पे। सबसे पहला इन्होंने मटर के पौधों पे प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनी संरचना मतलब क्या होता है? जैसे शरीर की बनावट, शरीर की लंबाई, बालों का रंग, आंखों का रंग। देखते ना, जैसा माँ बाप का है वैसे ही उसके बेटा बेटी में अक्सर होता है। अगर माँ बाप नाटा नाटी है तो बेटा बेटी भी नाटा नाटी रहेगा। अगर माँ बाप लंबे हैं तो बेटा बेटी भी अक्सर, ज़्यादातर, लेकिन कोई ये नहीं कि एकदम होना ही है, लेकिन ज़्यादातर केस में दिखता है लंबे हैं। अगर माँ की आंखें ब्राउन है तो उसकी बेटी की आंखें भी ब्राउन होती है, उसके बेटे की भी आंखें ब्राउन होती है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है माँ बाप पे। तो इसको बोलते हैं जीनी संरचना। तो जीनी संरचना को बोलते हैं क्या? जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? तो बोलते हैं इससे निकलता हार्मोन। क्या निकलता है? इससे निकलता हार्मोन। और बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? तो इससे निकलता है एंजाइम, इससे एंजाइम निकलता है। तो अंतःस्रावी हार्मोन से एंजाइम भी निकलता है, और बाह्यस्रावी हार्मोन से, सॉरी, अंतःस्रावी से हार्मोन निकलता है और बाह्यस्रावी से एंजाइम निकलता है। एक ग्रंथि है, समझ लीजिए। अब हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो केवल हार्मोन निकालती है, कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो केवल एंजाइम निकालती है, और कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं। इसमें कौन है? अग्नाशय है, अंडाशय है और विरसन है। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि केवल कहलाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहलाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना। सिर्फ पीयूष ग्रंथि को बोलेंगे। हाँ, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, बहुत सारे पढ़े होंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं बच्चों, है ना। मास्टर ग्रंथि कहते हैं, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। बहुत सारा काम है, बहुत सारी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको
पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो हमारे ब्रेन में रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। निषेचन क्या है? निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, एक क्रिया है। और वो क्रिया क्या होता है जी? क्रिया क्या है? जब मेल से शुक्राणु निकलता है और फीमेल से अंडाणु निकलता है ना। तो जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मिलने की क्रिया को ही कहते हैं क्या? निषेचन। ये जो मिलता है ना, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। इसका जब मीटिंग होता है इसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और इसी निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज बनता है यानी कि जायगोट बनता है, जायगोट। और यही जायगोट के बाद जो है नए बेबी का निर्माण होता है, नए बच्चे का निर्माण होता है माँ के पेट में, ठीक है ना। तो क्या बोला गया? निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। तो यहाँ पे सॉरी, मैं तो मानव के बारे में बता दिया हूँ यार, एक्चुअली ये पौधों के बारे में था। निषेचन के बाद अंडाशय जो है फल में बदल जाता है, सॉरी। तो ये भी ठीक है, मैंने जो बताया ये एक्चुअली मानव के बारे में प्रोसेस बता दिया। फ्लावर में से भी इसी प्रकार होता है ना, लेकिन वहाँ पे अलग थोड़ा सा चेंज है। परागकोश है तो परागकोश है ना, परागकण है, वो एक तरफ से विरेचन के जैसा काम करता है, सॉरी शुक्राणु के जैसा काम करता है और अंडाशय में जो आता है। तो ये भी वही है, ये मानव के लिए है। और ये जो अंडाशय बनता है ये फल में बनता है, ठीक है। और मानव में जो अंडाशय होता है वो अंडाशय में ही बच्चे का शुरुआती होता है बनने के लिए। कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? अनिम्नीकरणीय प्रदूषक मतलब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन ना हो सके, है ना। जैसे कि कोई जानवर मरता है तो कोई जानवर मर गया तो देखते हैं ना कुछ दिन में पूरा खत्म हो जाता है, मिट्टी मिल गया, छोटे छोटे कवक जीवाणु वगैरह खा लेते हैं उसे। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है हमारे वातावरण में, पर्यावरण में, जिसमें ये नहीं पाया जाता, ये होता ही नहीं। जैसे प्लास्टिक, जितना भी गड़ दीजिए सालों साल तक गड़ा रहेगा, कभी कुछ नहीं होगा, उसको कुछ खा ही नहीं सकता कुछ, है ना। नेक्स्ट है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? अष्टक सिद्धांत जो 8 तत्वों के बारे में बताया था, सारे गामा पा धा नि सा, है ना। जहाँ से शुरू होगा पहला आखिरी तत्व, और पहले तत्व और आखिरी तत्व दोनों का गुण एक जैसा होगा। तो अष्टक सिद्धांत दिया था किसने? तो बोलेंगे न्यूलैंड्स ने दिया था, अष्टक सिद्धांत दिया था। डोबरेनर ने तिर्यक सिद्धांत दिया था, तिर्यक नियम बताया था, डोबरेनर ने तिर्यक नियम बताया था। मेंडलीव तो बारे में जानते हैं, ये जो है आवर्त सारणी का खोज किया था, आवर्त सारणी दिया था। और मोजले जो है आधुनिक आवर्त सारणी दिया, आधुनिक आवर्त सारणी। केवल बोला जाएगा आवर्त सारणी का खोज किसने किया, किसने शुरू किया? तो मेंडलीव ने शुरू किया था, और आधुनिक मोसले ने। कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्य रहता है? कमरे के तापक्रम पर द्रव्य में रहता है। वैसे जितने सारे, अच्छा यहाँ पे धातु नहीं, यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन यौगिक दिया हुआ है, यौगिक के बारे में बताना है। जो कमरे के नॉर्मल टेम्परेचर पे वो द्रव्य फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपने सुना होगा एथेनॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथेनॉल को हम एल्कोहल बोल सकते हैं, इसको आप एल्कोहल भी बोल सकते हैं, इसको आप शराब बोल सकते हैं, है ना। तो शराब वगैरह देखते हैं कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है कि नहीं? शराब लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो घर में भी लगेगा तो लिक्विड ही फॉर्म में रहेगा। तो ये हो गया एथेनॉल। अब यहाँ पे हमारा 20 ऑफ द 20 खत्म हो गया। अब आपको कमेंट करना बच्चों कि 20 में कितना सही बनाए। अब बारी है रिजल्ट की, और ये रिजल्ट आप अपनी ईमानदारी से ही साबित कर सकते हैं कि हमारा कितना सही हो रहा, ठीक है ना। तो आज अपनी ईमानदारी दिखाइए और कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिए अपना रिजल्ट कितना सही बनाए। और इस तरीके की वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से ही हम समझ जाएंगे कि हाँ, बच्चों को ऐसी वीडियो की आवश्यकता है जो बीच बीच में आपको बूस्ट करते रहे, आपको बेहतरीन सा एक क्वेश्चन को दिखाते रहे, और है ना, तैयारी करवाते रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर ले लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक के माध्यम से मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। ओके, बाय।